आज के सत्र में लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है संगठन, अर्थ एवं प्रकार। आज के सत्र की चर्चा को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत विवेचन करेंगे और वो शीर्षक हैं प्रस्तावना, संगठन का अर्थ, संगठन की विशेषताएं, संगठन के प्रकार, औपचारिक व अनौपचारिक संगठन में अंतर और अंत में सारांश। लोक प्रशासन हो अथवा निजी प्रशासन, आज सभी गतिविधियां सांगठनिक आधार पर संचालित होती हैं। संगठन प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि संगठन ही एकमात्र वह आधार है जो प्रशासन की सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने हेतु एक व्यवस्था और एक ढांचा प्रदान करता है। संगठन विभिन्न कार्यों को उचित और शीघ्र तरीके से संपन्न करने हेतु विशेषज्ञता, सामूहिक सहयोग और साधनों का दक्ष उपयोग सुनिश्चित करता है। अतः संगठन के बिना कोई प्रशासन नहीं हो सकता। संगठन प्रशासन का शरीर और आत्मा दोनों है। विद्यार्थियों, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये प्रशासन के ही दो पक्ष अथवा भाग हैं। प्रशासन को अर्थ को हम समझें तो हम पाते हैं एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों की क्रियाओं में निर्देश, समन्वय और नियंत्रण की कला को हम प्रशासन कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ यह समझने योग्य बात है कि प्रशासन की ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न हो, इसके लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, एक ढांचे की आवश्यकता होती है, जहां पर प्रशासन की इन सभी गतिविधियों को संपन्न होने का अवसर प्राप्त हो सके। और इस आवश्यकता की पूर्ति जिस तत्व द्वारा की जाती है उसका नाम है संगठन। एल.डी. वाइट के अनुसार हम सांगठनिक मानव हैं और संगठन में जी रहे हैं। इसी प्रकार एमितेई एज्जियोनी के अनुसार हम संगठन में जन्म लेते हैं, हमारा अधिकांश जीवन संगठन में बीतता है और हमारी मृत्यु भी राज्य रूपी संगठन में होती है। इसलिए प्रशासन की गतिविधियों को संपन्न करने के लिए हमें एक ढांचे के रूप में, एक क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में संगठन की आवश्यकता होती है। और यह कहना पूर्णतया उचित है कि संगठन प्रशासन का शरीर और आत्मा दोनों है। संगठन का अर्थ, संगठन शब्द सम उपसर्ग एवं गठन शब्द का योग है। इसमें गठन शब्द का तात्पर्य व्यवस्था से है। व्यवस्था का आशय व्यक्तियों तथा कार्यों की विशेष स्थिति से है। इसमें व्यक्ति विशेष स्थिति में रहते हुए अपने लिए निर्धारित कार्य करते हैं। जब इसमें सम उपसर्ग जुड़ जाता है तो इससे बनने वाले संगठन शब्द में निम्न तीन तत्व जुड़ जाते हैं। प्रथम, यह कार्य किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। द्वितीय, इस कार्य में सहयोग की भावना होती है। और तृतीय, यह अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सरल शब्दों में संगठन से आशय ऐसी कार्य योजना से है जिसमें एक समूह अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। विद्यार्थियों, संगठन शब्द का अर्थ समझने के लिए हमें इसके विच्छेद के रूप में देखना पड़ेगा। संगठन शब्द में मूल शब्द गठन है और गठन का अर्थ एक व्यवस्था से होता है। व्यवस्था को यदि और सरल शब्दों में समझें तो हम पाते हैं कि इसमें कुछ व्यक्ति या कुछ कार्य या कुछ निर्जीव वस्तुएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि वे संपूर्ण एकक के रूप में किसी व्यवस्था को परिणत करती है, जिसे हम गठन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन एक व्यवस्था है जिसमें कुछ निर्जीव वस्तुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया है कि एक उद्देश्य की पूर्ति होती है। और व्यापक अर्थ में लें तो एक महाविद्यालय एक गठन और व्यवस्था है जिसमें कुछ व्यक्ति विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कार्यों को कर रहे हैं। उसमें कुछ निर्जीव वस्तुओं को, कक्षा, ब्लैक बोर्ड और दूसरी चीजों को इस प्रकार से संयोजित किया गया है कि उन सभी वस्तुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था को हम महाविद्यालय के रूप में जानते हैं। तो विद्यार्थियों, गठन या व्यवस्था व्यक्ति, वस्तुओं की और कार्यों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। जब इसमें सम उपसर्ग जुड़ जाता है तो जो संगठन शब्द बनता है उसके अर्थ में हम पाते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य होता है,
उसको करने के लिए कुछ व्यक्ति सामूहिक रूप से सहयोग करते हैं और सहयोग करते हुए कुछ निश्चित प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं और इन सभी के क्रमबद्ध व्यवस्था को हम संगठन के रूप में जानते हैं। इस प्रकार सरल शब्दों में संगठन से आशय ऐसी कार्य योजना से है जिसमें एक समूह अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। विद्यार्थियों, सरलतम रूप में देखा जाए तो संगठन का एक अर्थ एक ऐसी कार्य योजना है जिसमें बहुत से लोग मिलकर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संगठन शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना। इस प्रकार किसी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करना ही संगठन है। विद्यार्थियों, एक अन्य दृष्टिकोण से देखें तो किसी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करने के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है उसे ही हम संगठन मान सकते हैं और इसीलिए संगठन को प्रशासन की पूर्व शर्त माना जाता है। यदि परिभाषाओं की दृष्टि से देखें तो लूथर गुलिक के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। विद्यार्थियों, लूथर गुलिक सत्ता को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार से उत्तरदायित्व और अधिकार प्रदान करते हैं जिससे कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति सरलतापूर्वक हो सकती है। इसी प्रकार मैकफार्लैंड के अनुसार निश्चित व्यक्ति समूह द्वारा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। विद्यार्थियों, मैकफार्लैंड भी यही मानते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य है, एक निश्चित व्यक्ति समूह उस उद्देश्य की प्राप्ति में लगा हुआ है और उसके द्वारा इस संबंध में जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वही संगठन है। इस प्रकार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई क्रमबद्ध व्यवस्था ही संगठन है। आइए संगठन की विशेषताएं देखते हैं। प्रथम, यह विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जिसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों, संगठन और कुछ सामान्य व्यक्तियों की एक जो भीड़ है उसमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि संगठन में एकत्रित हुए व्यक्तियों का एक निश्चित उद्देश्य होता है। द्वितीय, यह समूह किसी नेता के निर्देशन में कार्य करता है। तृतीय, संगठन के अभाव में प्रबंध और प्रशासन अपना कार्य नहीं कर पाते। चतुर्थ, संगठन समूह में संरचनात्मक संबंधों की स्थापना करता है। विद्यार्थियों, संगठन के रूप में व्यक्तियों का जो समूह इकट्ठा होता है वो सामान्यतः एक नेता के निर्देशन में कार्य करता है जो कि विभिन्न प्रकार के आदेश और निर्देश उन्हें प्रदान करता है। यह सत्य है कि संगठन के अभाव में न तो प्रबंध अपना कार्य कर पाएगा और न प्रशासन अपना कार्य करवा पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि संगठन वह मंच है जहां पर प्रबंध के द्वारा कार्य किया जाता है और जहां पर प्रशासन के द्वारा कार्य करवाया जाता है। संगठन समूह में विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ और उच्च पदों की रचना करता है और इस तरह से संरचनात्मक आधार प्रदान कर देता है। यह समूह में कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के स्वरूप को स्थापित करता है। षष्ठम, यह निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। सप्तम, इसमें श्रम विभाजन, अधिकार एवं दायित्वों आदि का नियोजन किया जाता है। अष्टम, यह एक प्रकार का संचार जाल है जिसमें निरंतर संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। और नवम, संगठन पदाधिकारियों के क्षेत्रों का निर्धारण करता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार यदि हम संगठन की विभिन्न विशेषताओं को देखें तो हम पाते हैं कि संगठन एक ढांचा है जिसमें सत्ता के उच्च और निम्न स्तरों के आधार पर विभिन्न उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को नियोजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक पदाधिकारी का क्षेत्र निश्चित है, जिसमें निर्देश ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं। इसलिए हम इसको संचार जाल के रूप में देख सकते हैं और इसमें श्रम विभाजन, अधिकार और कुल मिलाकर इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि संपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति, संपूर्ण प्रक्रियाएं जो कि पूर्णतः व्यवस्थित होती है उनके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। आइए संगठन के प्रकार देखें। प्रकृति के आधार पर संगठन को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम औपचारिक संगठन और द्वितीय अनौपचारिक संगठन। यदि औपचारिक संगठन पर विचार करें तो औपचारिक संगठन को यांत्रिक संगठन, इंजीनियरिंग संगठन अथवा संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन भी कहा जाता है। औपचारिक संगठन इस धारणा पर आधारित होता है कि संगठन मूल रूप से एक औपचारिक डिजाइन या योजना है। कुछ निश्चित सिद्धांतों की सहायता से
कोई विशेषज्ञ इंजीनियर द्वारा भवन निर्माण की भांति संगठन की योजना की रूपरेखा बना सकता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आप देख पाते हैं, औपचारिक संगठन के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे यांत्रिक संगठन। क्यों कहा जाता है औपचारिक संगठन को यांत्रिक संगठन? विद्यार्थियों, जिस प्रकार एक यंत्र में उसके विभिन्न भाग अपने लिए निर्धारित कार्यों को निश्चित तरीके से संपन्न करते हैं, ठीक इसी प्रकार से औपचारिक संगठन में भी सभी व्यवस्थाएं होती है, इसलिए हम इसे यांत्रिक संगठन भी कह सकते हैं। इंजीनियरिंग संगठन, जिस प्रकार एक निश्चित सिद्धांतों की सहायता से एक इंजीनियर किसी भवन का निर्माण कर पाता है, ठीक इसी प्रकार से औपचारिक संगठन के भी कुछ निश्चित सिद्धांत हैं और कोई भी व्यक्ति जो इन सिद्धांतों की जानकारी रखता है एक अच्छे संगठन का निर्माण कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन। संगठन एक औपचारिक संरचना है और प्रत्येक संरचना के कुछ कार्य हैं, तो इसलिए औपचारिक संगठन को संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन भी कहा जाता है। और औपचारिक संगठन के पीछे जो मूल भावना है, जो इसका मूल तत्व है, वो यही है कि कोई भी संगठन मूल रूप से एक डिजाइन है, एक योजना है, और इन डिजाइन और योजना और इसके लिए आवश्यक सिद्धांतों की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति एक संगठन का निर्माण कर सकता है और उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। आइए इसका अर्थ देखें। औपचारिक संगठन से अभिप्राय ऐसे संगठन से है जो विधिवत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित योजना के अनुसार निर्मित होता है तथा उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृत होता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अर्थ में विधिवत शब्द काम में लिया गया है। विधिवत का अर्थ है औपचारिक संगठन स्वतः निर्मित नहीं हो जाता, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं और इसे उच्च अधिकारियों द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। हाँ विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन जानबूझकर बनाई जाने वाली एक संरचना है जिसमें जानबूझकर कुछ व्यक्तियों को, कुछ निर्जीव वस्तुओं को और कुछ कार्यों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो संगठन बना है उसको व्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर सके। परिभाषा बर्नार्ड के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती है तब उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। इस प्रकार औपचारिक संगठन का अर्थ संगठन का वह स्वरूप है जो व्यवस्थित रीति से नियोजित तथा रूपांकित किया जाता है और उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृत होता है। विद्यार्थियों, आप अब औपचारिक संगठन का अर्थ ठीक प्रकार से समझ पा रहे होंगे क्योंकि इसके लिए जानबूझकर शब्द को समझना आवश्यक है। औपचारिक संगठन किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा जानबूझकर नियोजित और रूपांकित किया जाता है और इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि औपचारिक तरीके से प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए संगठन अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। औपचारिक संगठन के लक्षण या विशेषताएं: प्रथम, यह जानबूझकर बनाया जाता है। द्वितीय, यह अधिकारों के प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यार्थियों, प्रत्यायोजन का अर्थ है उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों या सत्ता को आंशिक रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपना और किसी संगठन में सत्ता उच्च स्तरों से निम्न स्तरों की ओर इस प्रत्यायोजन की प्रक्रिया के द्वारा ही स्थानांतरित होती है। तीसरा, यह पूर्णतः अव्यक्तिगत होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता बल्कि पद का महत्व होता है। चतुर्थ, प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व को परिभाषित कर दिया जाता है। विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व और अधिकार पहले से ही परिभाषित कर दिए जाते हैं। पंचम, इसमें प्राय संगठन चार्टों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। षष्ठम, इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। सप्तम, इसमें स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। अष्टम, यह स्थायी होता है और नवम, यह मानवीय पक्ष को ध्यान में न रखते हुए यांत्रिक होता है। विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन इतना व्यवस्थित होता है कि उसे हम संगठन चार्टों के माध्यम से दर्शा सकते हैं कौन उच्च अधिकारी है और उसके नीचे कौन अधीनस्थ अधिकारी है। इसमें आदेश की एकता, अर्थात किसी व्यक्ति को आदेश देने वाला उसका एक ही उच्च अधिकारी होता है, इस नियम का पालन किया जाता है। श्रम का इसमें स्पष्ट विभाजन होता है, यह स्थायी होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें मानवीय पक्ष को ध्यान में नहीं रखा जाता। यद्यपि औपचारिक संगठन मानवों से निर्मित होता है लेकिन मानवीय पक्ष को ध्यान में नहीं रखते हुए इसमें
पूर्ण तरीके से अव्यक्तिगत रखा जाता है और इसीलिए हम इसको एक यांत्रिक संगठन भी कहते हैं। आइए औपचारिक संगठन के लाभ देखें। प्रथम, पारस्परिक मतभेद का अंत। ऐसे संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार व उत्तरदायित्व निश्चित होने से अपने कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होता तथा सुचारू कार्य होता है। विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें अधिकारियों में, कर्मचारियों में किसी प्रकार का पारस्परिक मतभेद नहीं होता, क्योंकि सभी के अधिकार और उत्तरदायित्व पूर्णतया परिभाषित होते हैं। द्वितीय, कार्यों का दोहराव नहीं। ऐसे संगठन में प्रत्येक कार्य की योजना पहले से ही बनने से किसी भी कार्य का दोहराव नहीं हो पाता। तृतीय, टाल मटोल की संभावना नहीं। सभी कर्मचारियों को अपने दायित्व पता होते हैं, अतः कोई भी व्यक्ति किसी बहाने से अपने उत्तरदायित्व को टाल नहीं सकता। विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन का जो दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें किसी कार्य का दोहराव नहीं होता, क्योंकि योजना पहले से ही पूर्णतया स्पष्टतया बना ली जाती है, तो इसलिए संगठन के संसाधनों का अपव्यय होने की संभावना नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी कार्य के उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता, वो उसके बारे में टाल मटोल नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि औपचारिक संगठन में किस व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व है। चतुर्थ, पक्षपात नहीं। औपचारिक संगठन में व्यक्ति नहीं, पद का महत्व होता है, अतः कोई उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। पंचम, कार्यों का निश्चित प्रमाप। सभी कार्यों का प्रमाप निश्चित होता है, जिससे कार्यभार आवंटन या योग्यता मूल्यांकन में कठिनाई नहीं आती। विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन का प्रमुख तत्व यही है कि इसमें व्यक्तिगत अर्थात व्यक्तिगत संबंधों और व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का संबंध व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि पद के आधार पर होता है। इससे किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक कार्य की निश्चित मात्रा, निश्चित समय में किए जाने वाले कार्य की मात्रा इत्यादि पहले से निर्धारित होती है, तो इससे दो फायदे होते हैं। आपको कार्य का आवंटन ठीक प्रकार से कर सकते हैं और किसी व्यक्ति ने ठीक प्रकार से कार्य किया है अथवा नहीं किया है, इसका मूल्यांकन भी हम निश्चित तरीकों के आधार पर कर सकते हैं। षष्ठम, उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सुव्यवस्थित संगठन आवश्यक होता है। ये सभी गुण औपचारिक संगठन में होते हैं। और सप्तम, सुरक्षा की भावना। कर्मचारी अपनी नौकरी के प्रति सुरक्षा की भावना अनुभव करता है यदि वह सौंपे गए उत्तरदायित्वों को नियमित तरीके से पूरा करता रहता है। विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन सदैव अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होता है, क्योंकि वह स्वयं इतना व्यवस्थित होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की गलती की संभावना नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति जब निश्चित तरीकों से, निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से औपचारिक संगठन में आता है और वो अपना कार्य ठीक प्रकार से करता है, तो उसको नौकरी का स्थायित्व निश्चित रूप से प्राप्त होता है। लेकिन औपचारिक संगठन के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि प्रथम, पहल शक्ति की समाप्ति। सभी कार्य कठोर नियमों एवं कानूनों के आधार पर होने से कोई कर्मचारी नई पहल नहीं कर पाता और यांत्रिक पुर्जा बन जाता है। विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन में नई पहल के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक कार्य की प्रक्रिया, उसके नियम पहले से निर्धारित होते हैं और संगठन के कर्मचारी को उन्हीं का पालन करते हुए उस कार्य को संपन्न करना होता है। इसलिए मानवीय पक्ष के रूप में जो नई पहल संगठन के लिए लाभकारी हो सकती है, उसका लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाता। दूसरा, अधिकारों का दुरुपयोग। नियमों की अपने हित या लाभ हेतु व्याख्या करके कई बार उच्च अधिकारी अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। तृतीय, यंत्रवत होना। ऐसा संगठन व्यक्ति को मशीन का पुर्जा मानकर उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं देता और नियमों पर अत्यधिक बल देता है। विद्यार्थियों, व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि संगठन के उच्च अधिकारी नियमों की इस प्रकार से व्याख्या करते हैं जिससे उनके स्वहित की पूर्ति हो सके, और यह औपचारिक संगठन का एक दोष है। ठीक इसी प्रकार ये औपचारिक संगठन किसी भी व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, वो उसको पद के रूप में देखता है, और ऐसी स्थिति में मानव की भावनाओं का ऐसे संगठन के लिए कोई भी महत्व नहीं होता। मानव की गरिमा की दृष्टि से यह बात स्वीकार्य नहीं हो सकती। चतुर्थ, समन्वय की समस्या। सभी अधिकारी अपने अधिकारों पर ही बल देते हैं, इससे संगठन में समन्वय संबंधी समस्या आती है। पंचम, अन्य संगठनों की मान्यताओं की उपेक्षा। इस संगठन के कर्मचारी स्वयं को विशिष्ट वर्ग मानते हैं और अन्य संगठनों की मान्यताओं की उपेक्षा करते हैं।
विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन के संबंध में दो अन्य समस्याएं जो आती है। प्रथम, प्रत्येक अधिकारी अपने द्वारा निर्धारित कार्य की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए दूसरों के साथ समन्वय से इनकार कर देता है। और पूरे संगठन की बात करें तो पूरा संगठन ही किसी दूसरे संगठन के साथ समन्वय करने में कठिनाई उत्पन्न महसूस करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जिस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं वही सही है। तो इस तरह से औपचारिक संगठन के कुछ लाभ भी हैं और कुछ दोष भी सामने आते हैं। आइए अर्थात अनौपचारिक संगठन पर दृष्टि डालते हैं। किसी संगठन में कर्मचारियों के एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते समय निरंतर संपर्क में होने के कारण स्वतः सामाजिक संबंध एवं सामाजिक समूहों का उदय हो जाता है। ये संबंध जो कि भावनात्मक तथा वैयक्तिक होते हैं तथा औपचारिक संबंधों से अलग होते हैं, इन्हें अनौपचारिक संबंध कहते हैं। ये जानबूझकर स्थापित नहीं किए जाते बल्कि अनजाने में बनते हैं। अर्थ, अनौपचारिक संगठन से आशय उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यात्मक संबंधों से है जो व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ संगठित होने पर स्वतः ही उदय होते हैं। विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने पहले आपको कहा, संगठन का निर्माण मानवों से होता है और मानवों की अपनी कुछ भावनाएं होती है, उनकी इच्छाएं होती है, उनकी पसंद और नापसंद होती है, और इन्हीं आधार पर संगठन में एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य में जो कार्यात्मक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं, जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जो भावनाओं पर आधारित होते हैं और जो सामाजिक समूहों के रूप में उदित होते हैं, ऐसे संबंधों को हम अनौपचारिक संगठन के रूप में जानते हैं। और जो विशेष बात देखने को मिलती है वो यह है कि औपचारिक संगठन के विपरीत अनौपचारिक संगठन का निर्माण जानबूझकर नहीं बल्कि स्वतः हो जाता है, और यही अनौपचारिक संगठन को औपचारिक संगठन के बिल्कुल विपरीत बना देता है। परिभाषा एल.डी. वाइट के अनुसार ऐसे कार्यात्मक संबंध जो कि लंबे अरसे तक एक साथ काम करने वाले लोगों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं। विद्यार्थियों, एल.डी. वाइट के अनुसार जब एक व्यक्ति समूह कार्य करता है तो वो परस्पर अंतःक्रिया करता है, और उस अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप जो कि व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक होती है, कुछ कार्यात्मक संबंध विकसित होते हैं। इन्हें हम अनौपचारिक संगठन के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक संगठन सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अनौपचारिक संगठन उसके सदस्यों के वास्तविक व्यवहार पर निर्भर होता है तथा औपचारिक व्यवहार से भिन्न होता है। कोई भी औपचारिक संगठन चाहे कितनी ही कुशलता एवं योग्यता से बनाया जाए, उसे अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ा बहुत अनौपचारिक होना ही पड़ता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार अनौपचारिक संगठन का आधार सामाजिक मनोवैज्ञानिक संबंध हैं, और हम ये मान सकते हैं कि जहां औपचारिक संगठन में एक व्यक्ति को आदर्श व्यवहार करना पड़ता है, वहीं अनौपचारिक संगठन में एक व्यक्ति का जो वास्तविक व्यवहार होता है वही अनौपचारिक संगठन का आधार बनता है। और इसीलिए इस बात को स्वीकार किया जाता है कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की कमियों को पूरा करता है, वो उसे अधिक कुशलता प्रदान करता है, उसे अधिक प्रभावी बनाता है। किसी औपचारिक संगठन में जो कमियां छूट जाती है उन्हें अनौपचारिक संगठन पूरा करता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार अनौपचारिक संगठन कोई बुराई नहीं बल्कि आवश्यकता है। विद्यार्थियों, चेस्टर बर्नार्ड ने जिस वास्तविक स्थिति को प्रकट किया है उसके अनुसार अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन में पाया जाएगा, यह वास्तविकता है, लेकिन यह कोई बुराई नहीं है बल्कि औपचारिक संगठन की कमियों को पूर्ण करने वाली एक वास्तविकता है। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं, यह स्वतः उत्पन्न होता है। द्वितीय, यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बना सामाजिक ढांचा है। तृतीय, संगठन के औपचारिक चार्ट में इसका स्थान नहीं होता। चतुर्थ, यह संगठन के सभी स्तरों पर पाया जाता है। पंचम, यह रीति रिवाजों, पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक समूहों की आदतों से विकसित होता है। षष्ठम, यह मनुष्य को यंत्र का पुर्जा नहीं मानता बल्कि संगठन में उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण समझता है। सप्तम, इसके अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसकी भी इच्छाएं, भावनाएं, पसंदगी इत्यादि होते हैं। संगठन की समस्याओं का विश्लेषण करने हेतु मनुष्य की बहुमुखी प्रकृति को समझना आवश्यक है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम पाते हैं कि अनौपचारिक संगठन एक स्वतः उत्पन्न होने वाली रचना है
जो कि व्यक्तिगत और सामाजिक मनोवैज्ञानिक भावनाओं के आधार पर गठित होता है। और यह अवधारणा मनुष्य को यंत्र का पुर्जा नहीं मानती, बल्कि संगठन में एक मानव के रूप में उसकी भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण समझती है। इसके अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है और उसकी कुछ भावनाएं होती है, और उन सभी भावनाओं को महत्व देना भी पूर्ण रूप से अनौपचारिक संगठन में महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से यह औपचारिक संगठन से पूर्णतया अलग है। आइए अनौपचारिक संगठन से होने वाले लाभ देखें। प्रथम, यह औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करता है। द्वितीय, यह कर्मचारियों को संतुष्टि एवं स्थायित्व प्रदान करता है। तीसरा, यह परस्पर संचार का उपयोगी साधन है। और चतुर्थ, यह प्रबंध की योग्यताओं में कमी को दूर करता है। पंचम, इसके कारण उच्च अधिकारी सतर्कता पूर्वक कार्य करते हैं। षष्ठम, यह औपचारिक संगठन की कठोरता को दूर करने वाला उसका पूरक संगठन है। और सप्तम, यह संगठन को स्थायित्व प्रदान करने में योगदान देता है। विद्यार्थियों, अनौपचारिक संगठन के यदि हम लाभ देखें तो हम पाते हैं कि यह कर्मचारी को एक संगठन में स्थायित्व प्रदान करता है, उसे मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करता है। और हम समझ सकते हैं कि जब मनोवैज्ञानिक संतुष्टि किसी कर्मचारी को होता है तो वो अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि पाता है और उसका लाभ निश्चित रूप से उस संगठन को प्राप्त होता है। इसलिए अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन का विरोधी नहीं है, वरना उसकी कमियों को दूर करने वाला उसका एक पूरक रचना हम मान सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक संगठन से कुछ दोष हैं, जैसे प्रथम, यह प्रकृति से विद्रोही है। द्वितीय, यह समूह की मनोवैज्ञानिक भावना के अनुसार कार्य करता है। तीसरा, इसके कारण कई बार संगठन में असत्य बातों का प्रसार हो जाता है। चतुर्थ, यह उत्पादन में वृद्धि के प्रबंध के प्रयत्नों को अप्रभावकारी बना देता है। और पंचम, यह सांगठनिक कार्यों के स्थान पर व्यक्तिगत कार्यों को महत्व देता है। विद्यार्थियों, अनौपचारिक संगठन के बहुत से लाभ हैं, लेकिन कुछ दोष इस प्रकार से हैं कि यह प्रकृति से विद्रोही है, अर्थात संगठन में सभी मानव कर्मचारी के रूप में होते हैं और वे सब साथ में मिलकर किसी बात पर विचार करते हैं, तो उनको ये लगता है कि प्रबंध हमसे बहुत ज्यादा कार्य लेना चाहता है और हम उसकी इस बात का विरोध सामूहिक रूप से कर सकते हैं। तो इसलिए एक तरफ प्रबंध कार्यों के अधिक करने पर जोर देता है, वहीं व्यवहार में अनौपचारिक संगठन के कारण प्रबंध के विरोध में प्रकृति उत्पन्न होती है। कई बार इसके कारण संगठन में असत्य बातों यानी अफवाहों का प्रसार भी हो जाता है और संगठन कार्यों के स्थान पर अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देता है, जो संगठन की लाभशीलता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाई जाती। विद्यार्थियों, जैसा कि हम एक चार्ट के माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में जो अंतर है उनको देखते हैं। जैसे औपचारिक संगठन उच्च सत्ता द्वारा विधिवत स्थापित होता है और यह अधिकारों के प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है, वहीं अनौपचारिक संगठन स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है और यह लोगों की सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसी प्रकार औपचारिक संगठन निश्चित नियमों से संचालित होता है, तो अनौपचारिक संगठन नियमों से रहित होता है। चतुर्थ, औपचारिक संगठन पद का महत्व होता है, वहीं अनौपचारिक संगठन में पद के बजाय व्यक्ति का महत्व होता है। औपचारिक संगठन में नियम, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व लिखित रूप में निर्धारित किए जाते हैं और इसके नियम अधिक कठोर एवं जटिल होते हैं और इसी कारण यह अधिक स्थायी होता है। वहीं दूसरी तरफ अनौपचारिक संगठन में नियम एवं परंपराएं अलिखित होती है, इसके नियम लचीले होते हैं और यह कम स्थायी होता है। औपचारिक संगठन श्रम विभाजन, पद सोपान आदि सिद्धांतों पर आधारित होता है और अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, इसके कारण इसका आकार भी बहुत बड़ा हो सकता है। वहीं अनौपचारिक संगठन के में सिद्धांतों का अभाव होता है, अधिकार ऊपर से अथवा समतल रूप में प्रवाहित होता है और एक अनौपचारिक संगठन का आकार भी औपचारिक संगठन की तुलना में छोटा होता है। 11वें में हम देखते हैं औपचारिक संगठन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जानबूझकर निर्मित होता है, इसमें आदर्शवादी स्थिति होती है और इसमें व्यक्ति की भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता। वहीं अनौपचारिक संगठन में मनुष्य की सामाजिक संतुष्टि हेतु स्वतः निर्मित होता है, इसमें आदर्शवादी स्थिति होती है और यह इसमें आदर्शवादी स्थिति नहीं होती है और यह व्यक्ति की भावनाओं एवं विचारों से संचालित एवं प्रेरित होता है। औपचारिक संगठन में अधिकार तथा कार्यों पर बल दिया जाता है, वहीं अनौपचारिक संगठन में लोगों एवं उनके परस्पर संबंधों पर बल दिया जाता है। विद्यार्थियों,
औपचारिक संगठन रेखाचित्र, नक्शों आदि से व्यक्त किए जा सकते हैं, वहीं अनौपचारिक संगठन रेखाचित्रों एवं नक्शों आदि से व्यक्त नहीं किए जा सकते। विद्यार्थियों, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि औपचारिक संगठन पूर्णतया व्यवस्थित होता है, कठोर नियमों पर आधारित होता है, इसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो अनौपचारिक संगठन के बनने का आधार ही यही होता है कि वो रीति रिवाजों पर आधारित होता है, उसमें किसी प्रकार के नियमों के पालन अनिवार्य नहीं होता, उसका आकार इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना कि अनौपचारिक संगठन हो सकता है, और उसके बनने का मूल आधार व्यक्ति की सामाजिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम पाते हैं कि औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में कई विभिन्नताएं हैं, फिर भी यह कहना उपयुक्त होगा कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वरन एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। पहले एक बार औपचारिक संगठन का निर्माण हो जाने के बाद समय के साथ उसमें अनौपचारिक संगठन का निर्माण हो जाता है जो उसकी कमियों को पूरा करते हैं। विद्यार्थियों, व्यवहार में हम पाते हैं कि प्रत्येक संगठन पहले पूर्णतया औपचारिक होता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसमें साथ कार्य करते हुए मानव कुछ सामाजिक समूहों का निर्माण करते हैं, और यहीं से अनौपचारिक संगठनों की उत्पत्ति उसमें होती है। लेकिन अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की कार्य गति को धीमा नहीं करता, वरन उसकी कमियों को पूरा करता है, और इसलिए हम उसे औपचारिक संगठन का पूरक संगठन कह सकते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा प्रबंध व प्रशासन वही होता है जो दोनों को महत्व देते हुए दोनों को साथ लेकर चले और दोनों का लाभ उठाए। प्रशासन द्वारा अपने उद्देश्यों की सफल प्राप्ति हेतु संगठन प्राथमिक शर्त है। प्रशासन अपनी समस्त क्रियाएं संगठन के माध्यम से संपन्न करता है। प्रकृति के आधार पर संगठन के दो प्रकार हैं, जहां औपचारिक संगठन की अवधारणा संगठन को एक यंत्र मानती है, वहीं अनौपचारिक संगठन की अवधारणा मानवीय तत्व को महत्व देती है। विद्यार्थियों, सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक अच्छा प्रशासक वही होता है जो दोनों का लाभ उठाए, वो केवल औपचारिक से न जुड़ा रहे और अनौपचारिक संगठन को बल्कि इसको प्रोत्साहित करते हुए इन प्रकार से दोनों का उपयोग करे कि वो संगठन के लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। अंत में सारांश के रूप में औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकार संगठन की वास्तविकताएं हैं और कोई भी संगठन इन्हें नकार नहीं सकता। अतः एक सफल प्रशासक दोनों के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए दोनों का लाभ उठाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि संगठन प्रशासन की एक पूर्व शर्त है और इसके दो प्रकार हैं, लेकिन ये दोनों प्रकार एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रशासन और संगठन की सफलता के लिए दोनों का ही महत्व है। मैं आशा करता हूं कि संगठन और उसके प्रकारों के संबंध में आज हमने जो चर्चा की है वो आपके ज्ञान की अभिवृद्धि की दृष्टि से बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज के सत्र में हम लोक प्रशासन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह है लोक प्रशासन की प्रकृति। आज के सत्र की चर्चा को हम निम्न शीर्षकों में विभाजित करेंगे। प्रस्तावना, लोक प्रशासन की क्षेत्रगत प्रकृति, लोक प्रशासन की स्वरूपगत प्रकृति, लोक प्रशासन एक कला के रूप में, लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में और अंत में सारांश। लोक प्रशासन विषय के रूप में अधिक प्राचीन नहीं है। सन 1887 ईस्वी में राजनीति विज्ञान के विद्वान वुड्रो विल्सन के प्रयासों से लोक प्रशासन एक पृथक अध्ययन विषय के रूप में स्थापित हुआ। एक पृथक विषय के रूप में स्थापना के पश्चात लोक प्रशासन की प्रकृति के विषय में विचार विमर्श आरंभ हुआ। लोक प्रशासन की प्रकृति के दो आयाम हैं, एक क्षेत्रगत प्रकृति, दूसरी स्वरूपगत प्रकृति। विद्यार्थियों, लोक प्रशासन व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन रोचक बात है कि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों, इतिहास, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र जितना पुराना नहीं है।
1887 में एक विचार उत्पन्न हुआ कि देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए। यह राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है, लेकिन जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है उनको किस प्रकार से कुशल तरीके से क्रियान्वित किया जाए, यह एक अन्य विषय के रूप में इसका अध्ययन होना चाहिए, और वह विषय लोक प्रशासन के रूप में सामने आया। एक नए विषय के रूप में उद्भव होते ही अन्य बातों पर विचार हुआ, जैसे कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, इसे हम किस प्रकार का क्षेत्र माने, विज्ञान माने हम इसे, या कला माने, या विज्ञान माने तो किस प्रकार का विज्ञान माने, इसी प्रकार क्षेत्रगत रूप में यह संगठन के किस भागों से जुड़ा हुआ है इत्यादि प्रश्न। यहां हम पाते हैं कि यदि क्षेत्रगत प्रकृति देखें और यदि इसकी स्वरूपगत प्रकृति देखें तो यहां पर विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन की क्षेत्रगत प्रकृति। लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन के किस प्रकृति के कार्य सम्मिलित किए जाएं, मात्र प्रबंधकीय या उच्च स्तर से लेकर अधीनस्थ स्तरों तक के समस्त कार्य, इस आधार पर दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रथम प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा एकीकृत दृष्टिकोण। विद्यार्थियों, लोक प्रशासन या किसी भी प्रकार का प्रशासन जिस संरचना के अंतर्गत कार्य करता है उसे हम संगठन के रूप में जानते हैं। संगठन ही वह ढांचा है जहां पे कार्यों का विभाजन किया जाता है और प्रशासन की सारी प्रक्रियाएं वहां पर अपना स्थान प्राप्त करती है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जो उभर कर आता है वो यह है कि किसी संगठन में की जाने वाली सभी प्रकार की प्रक्रियाओं में से प्रशासन या लोक प्रशासन का संबंध किससे है। इस आधार पर दो दृष्टिकोण, जैसा कि हमने देखा, प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में सामने आते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, किसी भी संगठन में चार प्रकार की गतिविधियां या प्रक्रियाएं आप स्पष्ट रूप से पाते हैं। सर्वोच्च स्तर पर प्रबंधकीय गतिविधियां, जिसमें कि नियोजन करना, संगठन में कर्मचारियों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, संचार की समस्याएं है या उनको दूर करना, और विभिन्न प्रकार के प्रत्यायोजन इत्यादि प्रक्रियाएं। इसी प्रकार से तकनीकी प्रक्रियाएं, जिन कार्यों के लिए संगठन स्थापित किया जाता है उससे जुड़े हुए जो मुख्य कार्य होते हैं वो तकनीकी में आएंगे। लिपिकीय प्रकृतियों के अंतर्गत संगठन के कार्यों को सहायता प्राप्त करने के लिए, सहायता देने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है वो लिपिकीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत, और मानवीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां जो भौतिक रूप से संगठन के लिए कार्य करके संगठन के कार्यों को संभव बनाती है। इन आधारों पर यदि हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण देखें तो हम पाते हैं, प्रथम प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, गुलिक, हेनरी फेयोल, मर्सन आदि विद्वान हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन प्रबंध का ही पर्याय है और प्रबंधकीय तकनीकों से ही उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। संगठन में निचले स्तर की गतिविधियां प्रशासन में शामिल नहीं की जा सकती। इसके अनुसार सर्वत्र प्रशासन की क्रियाएं एक समान होती है। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विभिन्न विद्वानों के अनुसार यद्यपि संगठन में चार प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती है, लेकिन सर्वोच्च स्तर पर जो प्रबंधात्मक प्रक्रियाएं होती है, जो कि नियोजन के रूप में, निर्देशन के रूप में, संगठन करने के रूप में, बजट के रूप में इत्यादि जो क्रियाएं होती है, वो ही प्रमुख प्रक्रियाएं होती है जिन्हें हम प्रबंध की प्रक्रियाएं मानते हैं। इन विद्वानों के अनुसार नीचे के स्तरों पर जो तकनीकी या अन्य प्रकार की लिपिकी और मानवीय क्रियाएं होती है, ये तो प्रबंध द्वारा निश्चित किए गए निर्देशों का ही पालन करती है, इसलिए इनको हम प्रशासन के अंतर्गत शामिल नहीं मान सकते। तो इस दृष्टि से प्रशासन और प्रबंध दोनों समानार्थक हुए, पर्यायवाची हुए, और चूंकि ये गतिविधियां सभी संगठनों में की जाती है, इसलिए यहां ध्यान देने योग्य बात है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार सभी संगठनों का प्रशासन एक समान होता है। आइए दूसरे दृष्टिकोण को देखें। द्वितीय, एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक डिमॉक, वाइट, FM मार्क्स इत्यादि विद्वान हैं। इसके अनुसार लोक प्रशासन संगठन में सभी गतिविधियों का योग है। प्रबंधकीय, लिपिकीय, तकनीकी एवं मानवीय आदि सभी क्रियाएं प्रशासन का भाग होती हैं। संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति में उच्च से लेकर